हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले इस वीडियो में जुलाई महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए इनकी क्विज बना करके, इनका टेस्ट बना करके अपलोड कर दिया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना शुरू की। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब ऐसी प्लास्टिक जिसे आपने एक बार यूज कर लिया, फिर उसे आप फेंक दोगे, वापस यूज नहीं करते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्लास्टिक स्ट्रॉ हो गई, एक बार आपने उससे जूस वगैरह पिया, उसके बाद आप उसे फेंक दोगे। एक्चुअली में क्या है, इसका जो डिस्पोजल है, इसका जो विघटन है, वही सबसे बड़ी समस्या है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि अभी 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को शुरू किया। अब इस योजना में क्या होगा, तो स्कूल और कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कहा गया कि वो अपने घर जाएं और वहां पे जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक उनके पास है वो यहाँ लेकर के आए, स्कूल कॉलेज में जमा कराएं। इसके बदले में स्कूल कॉलेज वाले उस सिंगल यूज प्लास्टिक को खरीद लेंगे, उन्हें पैसे देंगे 75 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। इसकी समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी बने हैं। उनका नाम क्या है, अमजद अहतेशम सईद। उसके अलावा याद रखना, शिपकिला दर्रा ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और इसी दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, तो आंसर होगा सतलुज नदी। अटल सुरंग ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, जो कितनी लंबी है, 9.02 किलोमीटर लंबी है। पहले इसका नाम रोहतांग सुरंग था, बाद में अटल सुरंग हो गया। अभी आपको याद है 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। एलपीजी में क्या क्या होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। और इसमें जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है, इथाइल मर्कैप्टन के कारण। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, काशीनाथ योजना किस राज्य ने शुरू की। तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बम्मई। इन्होंने ये काशीनाथ योजना को शुरू किया। तो इस योजना में क्या होगा, तो जो तीर्थ यात्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो सरकार उनको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु है। यहीं पे इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिलेगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का, इसरो का हेडक्वार्टर यहाँ पे मिल जाएगा। इसी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा, आपको पता है भारत में आईकिया ये फर्नीचर की एक कंपनी है, फर्नीचर वगैरह बनाती है, स्वीडन की कंपनी है। और भारत में अभी इसने सबसे बड़ा स्टोर कहाँ पे खोला है, तो आंसर होगा बंगलुरु में। और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ था ये बंगलुरु में हुआ था, जिसका मैस्कॉट शुभंकर है वीरा। इसमें टॉप पे रहा था जैन यूनिवर्सिटी, ये बंगलुरु की है। याद रखना, ये सब बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के हर परिवार का एक फैमिली कार्ड बनाया जाएगा और इस फैमिली कार्ड के जरिए सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। इसी के साथ राज्य सरकार का ये प्रयास होगा कि हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ा जाए। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी 1 नेशन 1 राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट करने वाला अंतिम राज्य कौन सा बना था, तो आंसर होगा असम। और फैमिली से याद आएगा आपको, इंटरनेशनल फैमिली डे ये 15 मई को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये 16 जून को मनाया जाता है। और देखो, दोनों डे याद रखना बड़ा आसान है। अगर एक आपको याद है, जैसे कि इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को, मई के बाद क्या आता है, जून, 15 के बाद क्या होता है, 16, यानी कि 16 जून को ये फैमिली रेमिटेंस डे। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत अपनी जान गंवाने वाले 35 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय राहत देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो आंसर होगा पत्रकार कल्याण योजना, यानी कि जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। तो अभी केंद्र सरकार ने जान गंवाने वाले 35 पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक राहत देने के लिए पत्रकार कल्याण योजना समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इसमें उन पत्रकारों के 16 परिवार भी शामिल हैं जिनकी कोविड-19 से मृत्यु हुई थी। तो परिवार को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। एक्चुअली में भारत सरकार ने 1 फरवरी 2013 को पत्रकारों और उनके परिवारों को सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की थी जिसे पत्रकार कल्याण योजना कहा जाता है। चलो आप मुझे बताओ, अभी विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 और गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना, पत्रकारों के लिए ये योजना है, किसने शुरू की थी बताओ? उड़ीसा ने। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? तो सर्बिया के। और अभी ये चारों ग्रैंड स्लैम में 80-80 मैच जीत चुके हैं और ऐसा करने वाले ये पहले टेनिस प्लेयर बन गए हैं। आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने टोटल 82 मैच जीत चुके हैं, फ्रेंच ओपन में 85, विंबलडन ओपन में 80 और यूएस ओपन में 81। साथ में देखो यहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी मैं आपके क्लियर कर दूं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो यूएस ओपन है, पहला और आखिरी वाला, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। अगर पूछे इनमें से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है तो विंबलडन ओपन है। अभी आपका साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम था वो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, उसमें मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने जीता था, वो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल एशले बार्टी ने जीता था, वो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीता था राफेल नडाल ने ही, और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था ईगा स्विटेक ने, ये पोलैंड की प्लेयर हैं। आप जानते हो एशले बार्टी ने तो संन्यास ले लिया, पहले वो नंबर 1 वुमेन प्लेयर थी, लेकिन उनके संन्यास लेने के बाद अब नंबर 1 वुमेन प्लेयर बन चुकी है ईगा स्विटेक। चलो बताओ सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। कितने? 22 आज तक बात कर रहे हैं, यानी कि ये मैं आपको बता रहा हूं जुलाई तक का डेटा, जुलाई 2022 तक का। चलो आप मुझे बताइए सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? आप बताओ, और कितने जीते हैं ये याद है तो वो भी बताओ। बढ़ते हैं हम आगे। चलिए बताइए 2022 में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल ये कहां पर होंगे? तो आंसर होगा गुजरात में। तो 2022 में सितंबर और अक्टूबर में होंगे गुजरात में ये 36वें नेशनल गेम्स। एक्चुअली में पहले ये गोवा में होने वाले थे, पर गोवा वालों ने कहा कि इस साल वो इसकी मेजबानी नहीं कर पाएंगे, तो अब ये गुजरात में होंगे। इससे पिछला वाला जो राष्ट्रीय खेल थे, नेशनल गेम्स थे, वो 2015 में हुए थे केरल में। आप मुझे बताओ भी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हुआ था पंचकुला हरियाणा में, जिसका शुभंकर धाकड़ था और उसमें टॉप पे था हरियाणा। बाकी आप जानते हो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी दूसरा संस्करण हुआ था बेंगलुरु में, जिसका शुभंकर मैस्कोट क्या है? वीरा है, और उसमें टॉप पे है जैन यूनिवर्सिटी, ये बेंगलुरु की है। और अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा जामनगर गुजरात में। और अगर आपसे पूछे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की भारत में क्षेत्रीय कार्यालय ये कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा गिफ्ट सिटी गुजरात में। और आप मुझे बताओ इस क्षेत्रीय कार्यालय का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? ये हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, बताओ। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जुलाई 2022 में टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। तो भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट की पहली पारी में स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 29 रन बनाए। उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए और एक सिंगल भी लिया, और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 एक्स्ट्रा रन दे दिए। इस तरह से टोटल रन कितने हो गए? 1 ओवर में 35 रन हो गए। तो आप यूं भी कह सकते हो कि क्रिकेट इतिहास में सबसे महंगे ओवर करने वाले गेंदबाज कौन बन गए? स्टुअर्ट ब्रॉड। मैं आपको बताता हूं पूरी गणित कैसे है। देखो, जब पहली बॉल डाली गई तो उसमें जसप्रीत बुमराह ने चौका मार दिया। अगली बॉल वाइड बॉल गई तो उस पर भी उन्होंने चौका मार दिया। तो वाइड बॉल का तो 1 रन, चौके के 4 रन, इसमें उनको मिल गए 5 रन। फिर अगली बॉल भी 9 बॉल हो गई, उसमें जसप्रीत बुमराह ने छक्का मार दिया, तो 9 बॉल का 1 रन, और जो छक्का मारा वो टोटल 7 रन इसमें मिल गए।
फिर जो अगली बॉल डाली वो सही बॉल, यानी कि दूसरी बॉल वो गिनी जाएगी, उसमें उन्होंने चौका मार दिया। फिर तीसरी बॉल पे भी चौका मारा, चौथी बॉल पे भी चौका मार दिया, पांचवी बॉल पे छक्का मार दिया और छठी बॉल पे सिंगल काट लिया। इस तरह से आप जोड़ोगे तो 35 रन हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे या महाराष्ट्र के नए यानी कि 20वें नंबर के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन्हें वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी शपथ दिलाई। और आप जानते हो, इनसे पहले जो उद्धव ठाकरे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक्चुअली में शिवसेना के कुछ विधायक थे जो उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? यही एकनाथ शिंदे ही। जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ गई थी और फ्लोर टेस्टिंग होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये कहानी थी। फिर एकनाथ शिंदे ये बीजेपी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किसे गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया? तो आंसर होगा संदीप कुमार गुप्ता को। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये एक महारत्न कंपनी है और अभी इसके नए सीएमडी कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता। किनका स्थान लेंगे? मनोज जैन का स्थान लेंगे। आपको याद है, अभी ओएनजीसी की पहली महिला हेड कौन बनी थी? अलका मित्तल। एचपीसीएल के नए अध्यक्ष बने थे पुष्प कुमार जोशी नाम है। और आप मुझे बताओ, अभी दिनकर गुप्ता ये क्या बने थे? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा। चलो, आपने कहा गेल एक महारत्न कंपनी है। आप बताओ अभी टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो आंसर होगा 11। 11वीं नंबर की बनी थी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है? तो आंसर होगा के वेणुगोपाल। तो के वेणुगोपाल ये वर्तमान में भारत के 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। और अभी इनका नाम न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी इन्हें 90 दिन का तीसरा सेवा विस्तार मिला है, यानी कि टाइम पीरियड 3 महीने के लिए इनका बढ़ा दिया गया। इन्हें जुलाई 2017 में राष्ट्रपति जी के द्वारा अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और अभी इनका कार्यकाल 30 जून 2022 को पूरा हो रहा था, लेकिन इनका टाइम अभी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो इनका नाम न्यूज में था। अटॉर्नी जनरल होते कौन है? ये भारत सरकार के लीगल एडवाइजर होते, कानूनी सलाहकार होते। मतलब भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कौन करते हैं? तो यही करते हैं महान्यायवादी। और इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलो बताओ, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो आंसर होगा MC सीतलवाड़। और अटॉर्नी जनरल से एक और बात याद रखना, ये मीटिंग्स में तो हिस्सा लेते हैं पर वोटिंग नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आता है ये। और राज्यों में कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होता है। और उसके बारे में अनुच्छेद 165 165 में बताया गया। अच्छा बताइए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेड कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25वें नंबर के कौन बने? राजीव कुमार बने। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमन्ना। कौन से नंबर के? 48 नंबर के। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा रवि शास्त्री। तो अभी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री को फैनकोड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फैनकोड ये क्या है? ये एक लाइव कंटेंट, स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक और ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है फैनकोड। आपको याद है, अभी लग्जरी ब्रांड है लुई वुइटन, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी थी दीपिका पाडुकोन। फार्मिजी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे आमिर खान। फार्मिजी ये हेल्थ केयर एप्लीकेशन है। और ल्यूपिन की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी MC मैरीकॉम। ल्यूपिन क्या है? फार्मास्यूटिकल कंपनी है। चलो बताओ, अभी जो एक ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? MS धोनी। और अभी उत्तराखंड ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अक्षय कुमार को। और बिहार के खादी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मनोज तिवारी को। मणिका बत्रा, चलो पहले तो ये बताओ, मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेबल टेनिस। adidas की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ये। अभी डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी विद्या बालन। तो ये नाम अभी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी को नमन योजना को शुरू किया। क्या होगा इस योजना में? तो इसमें राज्य की महिलाओं को हिमाचल प्रदेश की जो सरकारी बसें हैं उसमें 50% तक की किराए में छूट दी जाएगी इस नारी को नमन योजना के अंतर्गत।
आपको पता है अभी भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा कहाँ पे शुरू हुई? महाराष्ट्र में। बताओ अभी किस राज्य की मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। और अगर आपसे अभी पूछे कि बताओ किस राज्य की सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को शुरू किया, तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी जुलाई 2022 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा यायर लैपिड। तो यायर लैपिड ये इजराइल के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए। किनका स्थान लिया? नेफ्ताली बेनेट का। आप जानते हो इजराइल के कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। प्रधानमंत्री है इसाक हरजोग और यहाँ की संसद को कहते हैं नेसेट। आपको पता है अभी फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने थे, मार्कोस जूनियर नाम है। आपको पता है अभी ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? एंथनी अल्बनीज। कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बने गुस्टावो पेट्रो। अच्छा, इजराइल में अभी 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता भी हुई थी और उसको किसने जीता? हरनाज सिंधु ने जीता। वो चंडीगढ़ की है। ये ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ये किस देश के राष्ट्रपति बन गए? मतलब इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। तो आंसर होगा फिलीपींस। तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के 17वें नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले ली है और इन्होंने रोड्रिगो दुतर्ते का स्थान लिया, जिन्होंने अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। फिलीपींस के संविधान में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना, वो 6 साल का होता है। अच्छा, फिलीपींस के बारे में हम लोग बात करेंगे, उससे पहले आप बताओ ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी अल्बनीज बने थे। कोलंबिया के प्रेसिडेंट कौन बने? ये बने हैं गुस्तावो पेट्रो। और अभी फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी कौन? एलिजाबेथ बॉर्न बनी थी। अब बात फिलीपींस की है तो ये रहा मैप में फिलीपींस। कैपिटल आपने कहा मनीला है। और याद रखना एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मनीला में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र इसका मुख्यालय भी है मनीला में। और आपको याद होगा गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश भी आपका फिलीपींस ही है। करेंसी होती है फिलीपींस पीसो। अच्छा, याद होगा आपको एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे दिया जाता है? मनीला फिलीपींस में ही। और आपको याद हो तो 2021 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था वो 2 जनों को मिला था। एक थी मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की थी और दूसरे दमित्री मुरातोव थे, वो तो रशिया के थे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला विदेशी देश कौन सा है? तो आंसर होगा फिलीपींस। याद रखना, ये सब पढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अशोक सूता को। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं अशोक सूता, जिनको CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आप बताओ अभी 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे मिला? नारायण प्रधान को। अच्छा, यहाँ पे CII का मतलब क्या हो गया? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बाकी आप जानते हो 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये किसे मिला? विनोद शर्मा को। और सरस्वती सम्मान 2021 मिला था रामदरस मिश्रा को। 31वें नंबर का है ये, उनके कविता मैं तो यहां हूं के लिए। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कार्तिकेय शर्मा। तो अभी कार्तिकेय शर्मा को इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये खेल प्रमोटर और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद हैं। हरियाणा से इनको निर्वाचित किया गया और अभी इनको इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। चलो मुझे बताओ अभी गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? विजय अमृतराज को। अगर पूछे वीटली गोल्ड अवार्ड ये किसे मिला है हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए? तो आंसर होगा चारुदत्त मिश्रा को। और बीवी दोषी पता है आपको, भारतीय वास्तुकार है। अभी इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। तो ये सब याद रखना बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आंसर होगा हॉकी प्लेयर। तो ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप के पदक विजेता महान भारतीय हॉकी प्लेयर थे वीरेंद्र सिंह, जिनका भी निधन हो गया। वे 1975 में कुआलालंपुर के पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। और अभी 2007 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया था। अच्छा, निधन की बात है
तो आपको एक नाम याद आएगा, भजन सोपारी का नाम। ये संतूर वादक थे, सूफियाना घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इनका निधन हो गया अभी। और इनसे पहले भी एक संतूर वादक रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा, उनका भी निधन हो गया। और पंडित से याद आएगा पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध कत्थक से था, लखनऊ घराने से थे, इनका भी अभी निधन हो गया। और अभी यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति का भी निधन हुआ था, उनका नाम क्या था, लियोनिद क्राउचुक। और यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट का भी निधन हो गया, उनका नाम था शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जुलाई 2022 में एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 यूके में किसे शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मिशेल पूनावाला को। मिशेल पूनावाला ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक प्रमुख वक्ता थी और उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अभी शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये है मिशेल पूनावाला। और पूनावाला से एक दूसरे पूनावाला आपको याद आएंगे, साइरस पूनावाला की बात कर रहा हूं। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के सीएमडी हैं। इनको कुछ समय पहले लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो भी याद रखो। इस तरह से चीजें आप लिंक कर करके याद करना सीखोगे ना, तो बड़ी आसानी से और बहुत ही कम समय में आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। ट्रस्ट में, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। बस चीजों को आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। अब कोरिलेट करना कैसे आएगा? क्या इसका कोई कोर्स होता है क्या? नहीं, ये आपको तब आएगा जब चीजों को आप बार बार रिपीट करोगे। बार बार रिपीट करने से चीजें आपके माइंड में सेट होंगी। और जब भी आप कोई नई चीज पढ़ोगे और अगर उस नई चीज में कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी लाइन आ गई जो आपके माइंड में पहले से फीड है, तो आपका माइंड फटाक से उसे पकड़ लेगा। तो इस तरह से आप चीजों को लिंक करोगे, जोड़ना सीख जाओगे, बशर्ते आप चीजों को बार बार रिपीट करो। बार बार रिपीट करने को ही आप अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हो, अपनी भाषा में चीजों को रिवाइज करना। और इसीलिए आप लोगों के रिवीजन करवाने के लिए मैं एक्स्ट्रा अलग से टाइम देकर के एक रिवीजन वीडियो भी तैयार करता हूं। डेली में 10 से 5 मिनट का होता है वो, आप उसे देखा करो। अगर वो नहीं देख सकते हो तो इनकी क्विज बना करके अपलोड करता हूं आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वो क्विज आप बार बार लगाओ। अरे कुछ तो करो अपने लिए कम से कम। मैं आप लोगों के लिए रिवीजन तैयार कर रहा हूं, रिवीजन वीडियो बना रहा हूं, वीकली बना रहा हूं, मंथली बना रहा हूं, क्विज तैयार कर रहा हूं, पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, मंथली क्विज बन रही है, वीकली क्विज बन रही है, डेली क्विज बन रही है। टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए, भाई टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए बना दें। वो मैंने बनाए, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं मिला, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, तो साथ न मिलने के कारण मुझे वो बंद करना पड़ा। लेकिन बाकी चीजें तो चल रही है, तो करो तो सही। मैं 10 कदम बढ़ा रहा हूं, आप अपना 1 कदम तो बढ़ाओ। किसी और के लिए थोड़ी ना, अपने लिए बढ़ाओ। आप लोग पास हो जाओगे, नौकरी वोकरी लग जाएगी, तो आपकी जो सैलरी आएगी वो आप मुझे नहीं दे दोगे या किसी और को नहीं दे दोगे। आपके अपने काम आएगी, आपके माँ बाप के सपने पूरे होंगे, आपके खुद के सपने पूरे होंगे। कम से कम अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, होने वाले बीवी बच्चों के लिए तो कुछ करो। हमेशा ही दूसरा थोड़ी ना करता रहेगा आपके लिए, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। कब करना शुरू करोगे? जब टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। कड़वा सा चाहिए। ये समय आज तक न किसी के लिए रुका है न रुकेगा, तो शुरू करो करना। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। टी हब मतलब टेक्नोलॉजी हब। ये तो दूसरा वाला है, 2.0 है। तो पहला वो भी हैदराबाद में ही, हैदराबाद में जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, वहां पे 2015 में स्थापित किया गया था। और क्यों? तो आंसर होगा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। और अभी टी हब 2.0 भी ये शुरू किया गया रायदुर्ग हैदराबाद में, जिसकी लागत है 300 करोड़ रुपए। किसने शुरू किया? तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव ने। ये दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस है। अच्छा मुझे बताओ, नेशनल स्टार्टअप्स डे ये हम कब मनाते हैं? आंसर होगा 16 जनवरी को। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बन गए? तो आंसर होगा राहुल नॉर्वेकर। तो अभी महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, अभी उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर का चुनाव जीत करके 45 वर्षीय बीजेपी विधायक राहुल नॉर्वेकर ये देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बन गए। पेशे से ये वकील हैं जो 2019 में पहली बार विधायक बने थे। अभी भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन बने? रंजना प्रकाश देसाई। हज समिति के अध्यक्ष बने हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा।
यानी कि नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के अध्यक्ष। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो आंसर होगा जीवी मावलकर। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। और पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली पहली राज्य विधानसभा कौन सी है? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अभी पंजाब बजट सत्र के दौरान पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को फौरन वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से देश भर में विरोध हुआ और पंजाब में भी इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अच्छा, अग्निपथ योजना मैंने आपको कई बार इसके बारे में डिटेल में बताया। अब मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा लंदन। तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए कौन सा शहर सबसे बेहतर होगा उनके रहने के हिसाब से, उनकी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए? तो इसमें पहले स्थान पर रखा है लंदन को, सेकंड पे साउथ कोरिया का सियोल, थर्ड पे है जर्मनी का म्यूनिक। भारत में बात करोगे तो मुंबई 103 नंबर पर है और बेंगलुरु 114 पे है। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी मर्सर की 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार विदेशी कर्मचारियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा मुंबई। तो अभी मर्सर की 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि विदेशी कर्मचारियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। इसके बाद नई दिल्ली है और इस पूरी लिस्ट में बात करोगे तो मुंबई 127वां सबसे महंगा शहर है और नई दिल्ली 155वें स्थान पर है। बात करें दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो आंसर होगा हांगकांग। दूसरे नंबर पे ज्यूरिख, थर्ड पे है जेनेवा। ज्यूरिख और जेनेवा ये स्विट्जरलैंड के हैं। आपको याद होगा अभी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। उसमें रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची जारी की गई थी। उसमें टॉप पे था ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, सेकंड पे कोपेनहेगन डेनमार्क था, थर्ड पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड था। ध्यान रखना, वो भी बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जून 2022 में किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल परीक्षण किया गया? तो आंसर होगा अभ्यास। हीट मतलब हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो अभी डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया। कहां से? चांदीपुर उड़ीसा से। मतलब समझे आप ये क्या है? तो आपने देखा होगा जब भी हम मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं तो वो मिसाइल किसी न किसी लक्ष्य पे जाकर के टकराती है, उस लक्ष्य को भेज देती है। तो ये वही लक्ष्य है, वही टारगेट है जिस पर मिसाइल टेस्ट की जाएगी और इसका नाम है अभ्यास। अच्छा मुझे बताओ, ब्रह्मोस क्या है? ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और निर्भया क्या है? ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। और अग्नि और पृथ्वी ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और नाग क्या है? ये एंटी टैंक मिसाइल है। अच्छा, आप जानते हो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन अगर आपसे पूछे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है, तो आंसर करना टेसी थॉमस है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी। उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा GEMCOVA, जेमकोवा। तो ये देश की पहली और विश्व की तीसरी mRNA आधारित कोविड वैक्सीन है, जिसका नाम है जेमकोवा 19। इसे किसने बनाया? पुणे की एक कंपनी है जेनेवा बायोफार्म ने। कुछ खास बातें हैं इसकी, जैसे कि आपको इसको 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस में से संरक्षित रखना पड़ेगा। 2 डोज लगेंगे 28 दिन के अंतराल में। और किसे लगेंगे? तो 18 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र के लोगों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको याद है कोविशील्ड, इसे बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। और कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने, यह हैदराबाद की कंपनी है।
अच्छा, डीएनए आधारित पहली वैक्सीन, इसका नाम है ज़ाइकोव डी। ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में ईरान और किस देश ने ब्रिक्स क्लब में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। तो अभी ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किया है। आपको पता है ब्रिक्स में अभी तक 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अगर आपसे पूछें 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? चाइना के पास है। अभी इसकी 14th नंबर की बैठक चाइना में होगी। पिछले साल इसकी 13वीं बैठक हुई थी भारत में, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जुलाई को। तो भारत के एक प्रख्यात चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में 1 जुलाई को हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे और इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला था 1961 में। और उन्हीं की जयंती को ये दिन मनाया जाता है। ये जो दिन है उन डॉक्टरों की भूमिका को चिन्हित करता है जो ये सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं कि रोगी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इस बार की थीम क्या है? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। वैसे आपको बता दूं 1 जुलाई को हम जीएसटी डे भी मनाते हैं और 1 जुलाई को अभी हमने 74वां नंबर का चार्टर्ड अकाउंट्स डे भी मनाया। ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। चलो बताओ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल के क्या रखा गया? तो आंसर होगा संभाजीनगर। तो याद रखना, अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और जो उद्धव ठाकरे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा देने से पहले उन्होंने 3 स्थानों के नाम बदल दिए थे। एक तो औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजीनगर कर दिया, छत्रपति शिवाजी के बेटे का नाम था, उन्हीं के नाम पे रखा। और एक उस्मानाबाद का नाम बदल कर धाराशिव कर दिया और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीवाई पाटिल एयरपोर्ट कर दिया। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए अभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे इस प्रश्न को, लेकिन आपको तो बताइए, तो बताइए। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अभी किसने इलेक्ट्रिक व्हीकल मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया? तो आंसर होगा बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो अभी बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने बंगलुरु में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है। तो इस एप्लीकेशन का उपयोग करके जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर हैं वो स्टेशनों में अग्रिम रूप से स्लॉट अपना बुक कर पाएंगे। और अभी बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने बंगलुरु में 136 चार्जिंग स्टेशन शुरू किए हैं और ऐसे ही वो आगे 152 अन्य स्टेशन जल्द ही शुरू करने वाला है। अच्छा, आप मुझे बताओ अभी भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के पुरी में शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा। इस रथ यात्रा में टोटल 3 रथ होते हैं। एक तो भगवान जगन्नाथ जी का, एक उनके भाई बलभद्र का और एक देवी सुभद्रा का होता है। और आपके जो 4 धाम होते हैं ना, उसमें से एक यही है। कौन कौन से होते हैं? बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका। और ध्यान रखना, इस जगन्नाथ रथ यात्रा को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। यह भी 1 जुलाई को शुरू हुआ था और ये 12 जुलाई तक चला। अच्छा, आप मुझे बताओ अंबुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। ये कहाँ पर है? असम में है। अच्छा, उड़ीसा से आपको याद आएगा, उड़ीसा की कैपिटल तो भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड्स जो बांटे गए थे उसमें राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे उड़ीसा ही था। उड़ीसा में धानु जात्रा महोत्सव मनाया जाता है, नुआखाई महोत्सव होता है यहाँ पे, रज पर्व नाम का महोत्सव भी यहीं पे होता है। आपको याद होगा भी संस्कृति मंत्रालय ने 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों के ऑनलाइन दर्शन कर सकें लोग, उसके लिए टेम्पल 360 डिग्री नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। ध्यान है ये सब। बढ़ते आगे। चलो बताओ, 2022 में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक 2022 में भारत की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो आंसर होगा आईएनएस सतपुड़ा और P8I समुद्री गश्ती विमान। रिम्पैक मतलब रिम ऑफ पैसिफिक कंट्री।
अभी ये 29 जून को शुरू हुआ, जो कि 4 अगस्त तक चल रहा है। कहाँ पे? हवाई द्वीप और कैलिफोर्निया यानी कि यूएस में। इसमें भारत भी इस बार हिस्सा ले रहा है। टोटल 27 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। याद रखना, ये विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है और इसमें इंडिया की तरफ से INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान पार्टिसिपेट कर रहा है। इसकी थीम क्या है? सक्षम अनुकूलन भागीदार, यानी कि कैपेबल एडप्शन पार्टनर्स। अच्छा, सतपुड़ा से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा धूपगढ़। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। तो गाइज लीजिए, ये आपका जुलाई का पहला वीक का पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन का क्विज बना करके डाल दिया गया आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना, टेस्ट लगा लेना और अपना स्कोर देखना क्या स्कोर करते हो आप। बाकी PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी और लाइक और शेयर जरूर कर देना प्लीज। थैंक यू।